नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएलयू के 11वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान। नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल, भटकते रहे मरीज। शिक्षा मंत्री ने एसएमसी से मांगे सुझाव। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाएगा ऋण। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भिवानी से बस रवाना, शिक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 11वें स्थापना दिवस पर पौधारोपण किया और टीचर्स ब्लॉक की आधारशिला रखी। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वे भ्रष्टाचार से दूर रहें, अन्यथा ईडी या दूसरी एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करती रहेंगी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जमकर पलटवार कर अपनी सरकार का बचाव किया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 11वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने ईडी की कार्यवाही और केंद्रीय बजट पर उठाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार कर अपनी सरकार का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष कर पीएम मोदी की सराहना की। हाल ही में कई कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की रेड को लेकर उठाए रहे सवालों पर जेपी दलाल ने कहा कि ईडी या अन्य एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी कार्रवाई करती रही हैं और आगे भी करेंगी। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भी पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि हम जनता को रोज हिसाब देते हैं, पर जनता कांग्रेस से भी हिसाब मांगती है कि कैसे कांग्रेस सरकार में सारे संसाधन एक ही जिले में गए, कैसे किसानों का शोषण कर 2-2 रुपए के चेक दिए गए, कैसे गरीबों के टॉपर बच्चों की नौकरी नेताओं के फेल बच्चों को दे दी गई। उन्होंने कहा कि जनता भूली नहीं है, जनता ऐसी सरकार को दोबारा कभी मौका नहीं देगी। जो प्रेमनगर भिवानी में है, इसका 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि थोड़े से समय में ये विश्वविद्यालय पूरी प्रगति कर रहा है। 50,000 से ज़्यादा इसमें बच्चे हैं। भवन भी इसका बहुत सुंदर है और आधुनिक फैसिलिटीज़ इसमें दी जा रही हैं और जितनी और ज़रूरतें हैं खेल के मैदान की, ऑडिटोरियम की, क्लासरूम की, उसके लिए भी हरियाणा सरकार सुविधाएं जल्दी से जल्दी और देगी। और हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। इसीलिए बेटियों के लिए विशेषकर हर 20 किलोमीटर के अंदर हमने उनके लिए कॉलेज की स्थापना की है। 13-14 सरकारी विश्वविद्यालय आज हमारे यहाँ विद्यमान हैं। 40-50 के बीच में प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। और जो समाज शिक्षित होता है वो निश्चित तौर पर प्रगति करता है। तो हमारी पूरा ध्यान हरियाणा सरकार का ही है कि पूरा बच्चा हमारा शिक्षित हो। और हरियाणा सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सबसे पहले लागू करने का काम किया है। तो इससे हमारा देश प्रगति करेगा। और खुशी की बात है कि दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में है और यही आबादी शिक्षित होकर के पूरी दुनिया की सिरमौर बनेगी, दुनिया को रास्ता दिखाएगी। सोशल सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, उस पर विशेष ध्यान है, शिक्षा पर ध्यान है, स्वास्थ्य पर ध्यान है, किसानों की तरफ ध्यान है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई हमारी जीडीपी है। भारत जो है दुनिया की 3 आर्थिक शक्तियों में शामिल जल्दी ही हो जाएगा। हमारी जो है रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। देश में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इनका निर्माण हो रहा है। गरीब आदमी को हम घर बैठे भोजन दे रहे हैं। किसानों के लिए नई नई सुविधाएं लेके आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन और जो मेट्रो है उनका विस्तार हो रहा है।
हवाई अड्डों का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, उसमें भी हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और हरियाणा को जो एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार को मिला है, इससे भी हमारे इलाके की कायाकल्प होगी। आज का 11वां स्थापना दिवस हमारा 30 को आधारशिला रखी गई थी, तब तक चलेगा। ये 10 साल की यात्रा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने पूरी की है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, उल्लास का क्षण है और आगे वाली चुनौतियों को देखकर अपनी तैयारी का दिन है। तो आत्मविश्लेषण का दिन भी है और पीछे मुड़कर देखकर हर्ष का भी दिन है। कहाँ से हम शुरू हुए थे, कहाँ हम आ गए और हम अभी क्या होंगे, इन सभी को विचार करते हुए 7 दिन का ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। आज यहाँ शुरुआत हुई है, जिसमें हमने फाउंडिंग वाइस चांसलर को यहाँ बुलाया, उनको सम्मानित किया और साथ में हमारे वित्त मंत्री हरियाणा सरकार अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ साथ जो नयापन इस क्षण से हम आगे आएंगे, तो ये 11वां स्थापना दिवस एक टर्निंग पॉइंट होगा। हमारी जो कमियां थी, हम उनको बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। बहुत कदम हम आगे आ चुके हैं। एग्ज़ाम से जो जुड़ी समस्याएं थी, बहुत हद तक उसको हमने ठीक कर लिया है। नया एग्ज़ाम जो हुआ है पूर्णतः सुचारू रूप से चलाया गया, सुचारू रूप से उसके रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए गए। ये इस बात का अपने आप प्रतीक बनता है, इस बात का विश्वास दिलाता है कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी सीधा और स्पष्ट मार्ग तय कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चला है। चौधरी बंसीलाल अस्पताल में चिकित्सकों ने पुरानी 4 मांगों पूरी न होने पर हड़ताल कर दी। हड़ताल के चलते अस्पताल परिसर में मरीज और उनके परिजन इधर उधर घूमते नजर आए। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने जहां खुद मरीजों की जांच की, वहीं एनएचएम के कर्मचारियों को भी मरीजों की जांच के लिए लगाया गया। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा की गई हड़ताल के चलते ओपीडी में आए मरीज घर वापस लौटते नजर आए। वहीं सीरियस मरीज व उनके परिजन डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। उनका कहना था कि एक तो हम बीमार और लाचार, ऊपर से हड़ताल की मार झेल रहे हैं। देवसर निवासी सुमित ने बताया कि सरकारी अस्पताल में हम आर्थिक अभाव के चलते आते हैं और हम यहाँ सुविधा नहीं पा रहे हैं। सर सारा ही है, अब गांव से लेके आए हैं, अब गांव से लेके यहाँ पता चला बोला हड़ताल है, तो इन माँ को कहाँ दिखाएं। मम्मी की प्लेट डली थी, पैर टूट गया था, तो वो दिखाने के लिए आए थे। पहले भी आ लिए बोला हड़ताल है, अब भी आ लिए बोला हड़ताल है। तो हम सुंगरपुर से आए हैं सर, ये 30 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से वापस जाओ, यानी परेशानी होगी ना सारी की सारी। अब आदमी है ना कब तक बर्दाश्त करेंगे। कहाँ है, उन्होंने बता दिया, बोला जाके है ना वो चेक करा लो एक बार, भाई एक्सरसाइज करा लो। अगर एक्सरसाइज हो तो घर पे ही करा लेंगे, फिर यहाँ क्या जरूरत आने की। ये जी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है। इमरजेंसी में कल लेके आए थे, इमरजेंसी वालों ने बोल दिया कि इसको ओपीडी में लेके जाओ। ओपीडी से यहाँ आए, ओपीडी वाले बोल रहे कि इमरजेंसी में लेके जाओ। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई मतलब सुनवाई नहीं है, बहुत लापरवाही बरती जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ, इसकी हालत देखो, मैं कंधे पे उठा के लेके आया हूँ। ठीक है, मैं देवसर से आया हूँ जी, कोई सुनवाई नहीं जी। कल भी आए थे, कल भी हमें भेज दिया गया, बोले आप वहाँ जाओ, वहाँ से आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ। डॉक्टर हड़ताल पे बैठे, तो मरीज ऐसे तो मर जाएंगे। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि डॉक्टरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। ओपीडी में जांच व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अन्य चिकित्सकों को लगाया गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों का पूरा आश्वासन दिया है और हड़ताल पर न जाने की बात कही है। सरकार द्वारा सभी मांगों को मान लिया जाएगा। ये एचसीएमएस डॉक्टर जो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, ये इनको सरकार ने 12 बजे का टाइम दे रखा है। सरकार चाहती है कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो मांग ली गई है, तो ये स्ट्राइक पर नहीं जाने चाहिए। हमारे डायरेक्टर महोदय ने भी आदेश दिए थे कि इन्होंने जो 25 तारीख की स्ट्राइक के आदेश दिए थे, उससे पहले हंगर स्ट्राइक पर बैठना कोई औचित्य नहीं बनता। तो 25 तारीख को जब हमारे सरकार के द्वारा हेल्थ मिनिस्टर, एसीएस ने और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको टाइम दे दिया, तो इनको स्ट्राइक कभी इस समय नहीं करनी चाहिए थी।
लेकिन जो भी स्ट्राइक पे गए हैं, सरकार क्या डिसीजन लेगी वो तो उनका मैटर है। हमने पूरी भिवानी में इसका अरेंजमेंट कर दिया गया है। हमने सिविल हॉस्पिटल में, ओपीडी में, इमरजेंसी में, एसएनसी में, लेबर रूम में, पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगा दी गई है। बाकी फील्ड में भी पीएचसी पर, सीएचसी पर और एसडीएच पर, वहाँ पर भी हमने डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे सारे भिवानी में हेल्थ सर्विस सारी ठीक चल रही है, सारी फैसिलिटीज फंक्शनल है। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने प्रदेश के प्रत्येक जिले की स्कूल प्रबंधन कमेटियों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की पहल की है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री भिवानी पहुंची और जिला स्तरीय स्कूल प्रबंधन कमेटी की बैठक को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने 7 ब्लॉक्स के अध्यापकों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर बेस्ट एसएमसी, बेस्ट स्टार टीचर्स और स्टार मेंटर्स के अलावा जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। नई पहल के तहत हर स्कूल में गठित स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों से जुड़े परिवारों, अभिभावकों व अध्यापकों से बातचीत कर शिक्षा में क्या गुणात्मक सुधार किए जा सकते हैं, इसे लेकर विचार जाने जा रहे हैं। साथ ही 2014 से लेकर 2024 के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव के आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 14,500 के लगभग स्कूल हैं। इनमें अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए तेजी से भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। एसएससी व HKRN के तहत अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। जिन विद्यालयों की जर्जर व्यवस्था है, उन स्कूलों के नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री प्रदेश के 125 स्कूल्स के नए भवनों का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर न केवल स्कूल प्रबंधन समिति के शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों के बारे में चर्चा की गई, बल्कि विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं व अध्यापकों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया। इन स्टॉल्स के माध्यम से अध्यापकों ने टीचिंग लर्निंग मेथड्स का प्रदर्शन किया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, असल में ये सरकार जिन परिवारों के लिए काम करती है, या असल में वो लोग जिन परिवारों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल की सेवा लेते हैं, हम उन पेरेंट्स को मिल करके उनके सुझाव लेना चाहते हैं कि हम और बेहतर कैसे करें। और दूसरा, उन्होंने 2014 के बाद और 14 से पहले वाले में क्या बदलाव महसूस किया। मैडम जी, आप बेसिकली मैं कभी भी सस्पेंशन के हक में नहीं होती हूँ। एक सीधी सी बात है, जितने लोग सरकार में नौकरी लेकर के आए वो सेवा देने के लिए आए हैं, और अगर 2, 4, 5 कारणों से किसी की एक जगह पर कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा बैठ रहा, तो बेहतर है कि उसे वो वाला समय और वो वाला इलाका दिया जाए, वो क्षेत्र दिया जाए जहाँ पे वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मैं लोगों से, इन्हीं अपने स्टाफ मेंबर से, अपनी टीम टोली से पूछ कर ही आगे काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जिनको बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए और आज उनकी हालत सही नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं जो माननीय मनोहर लाल जी ने बना करके दिए। अब लगभग 125 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथ से या तो जनता को हम समर्पित करेंगे, और बहुत सारे स्कूलों का हम फाउंडेशन स्टोन रख के नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। मैडम जी, विधानसभा अध्यापकों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। 14,500 स्कूल है, और अभी मैं आई थी तो मैंने उनकी अभी चिट्ठी पढ़ी नहीं है, एक सरपंच मुझे मिले। अब जब कोई व्यक्ति आता है, अगर उसका स्कूल 5वीं तक है और 10वीं या 12वीं का स्कूल थोड़े डिस्टेंस पर है, तो वो लोगों को हम ये बताने के लिए कि देखो मैं आया, मैंने 8वीं तक करा लिया। 8वीं तक कराना बड़ी बात नहीं है, पहले साधन जुटाना बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कहीं इस होड़ में कुछ काम थोड़ा ज़्यादा जोर पकड़ गए, तो मैं समझती हूँ कि पहले हमें इनको बराबर से शिक्षक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी HKRN के माध्यम से कराएं या हम कोई और पॉलिसी के तहत करें, हम इनको पूरा करेंगे। आज जो SMC की जो मीटिंग ली गई है, उसमें मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि स्कूल प्रबंधक कमेटी स्कूलों के अंदर जा करके शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हमें ये बताया गया है कि हम स्कूलों के अंदर जाएं और वहाँ की जो पढ़ाई है वहाँ की ठीक करवाई जाए, और उसके जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो शक्तियाँ हैं SMC की, उसके बारे में बताया गया है। अगर स्कूल प्रबंधक कमेटी और स्कूल आपस में मिलकर अच्छे कार्य करेंगे तो पढ़ाई में रिजल्ट भी आएगा। इसमें ये है कि स्कूल लेवल पर जो कमियां हैं
वो मैडम ने ये बताया कि इसको सुधार करके कमेटी बनाई जाए, कमेटी के द्वारा उसको ध्यान देके उसको पूरा कराया जाए। क्या कैसे ये शैक्षणिक माहौल से सुधर? ये जब पूरे ब्लॉक लेवल पे जब स्टार्टिंग होगी, कमेटी बनेगी, उसको देख रेख में स्कूल वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके हिसाब से सब SMC के द्वारा जो कमेटी बनाई जाए उसकी देख रेख में जो काम किया जाएगा उससे सक्सेस हो जाएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ई-रिक्शा के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ऋण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इस बारे में अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए ऋण दिया जा रहा है व निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की। ई-रिक्शा के लिए ऋण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि इस योजना के तहत जिला भिवानी के जो महिलाएं हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, वे महिलाएं इस योजना के पात्र हैं। ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को ई-रिक्शा के ऋण के साथ साथ चालक प्रशिक्षण की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाएगी। कुमार है, मैं हरियाणा महिला विकास निगम भिवानी में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीमें चलाई गई है जो गरीब परिवारों को उत्थान के लिए है। इसमें एक स्कीम है व्यक्तिगत ऋण। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको बैंकों के माध्यम से 1 लाख रुपए ऋण का आवेदन भरा जाता है। जिसके अंतर्गत अगर बैंक उनको लोन दे देता है तो उनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 25,000 रुपये और अन्य श्रेणी के लिए 10,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। इसके अंतर्गत वो महिलाएं कोई भी सिलाई का कार्य, बुनाई का कार्य, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, ब्यूटी पार्लर या किसी भी हाथ का कार्य कर सकती है। उनको दुकान चलाने के लिए ये ऋण दिया जाता है और इसमें मेन सरकार का ये मकसद रहता है कि उनको परिवारों को निचली श्रेणी से ऊपर उठाया जाए। सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भिवानी में तीर्थ यात्रियों की बस को झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ये बुजुर्ग अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे और सरयू नदी में स्नान करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बताया कि किसी भी वेलफेयर स्टेट का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखे। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर इस तीर्थ यात्रा का आयोजन करवाया जा रहा है। भिवानी जिले से 46 यात्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। इनके रहने, खाने व यात्रा की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की रहेगी। वहीं भिवानी के जिला लोक संपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल व रोडवेज प्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि तीर्थ यात्रियों की यात्रा आरामदायक व सुविधाजनक हो, इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली वातानुकूलित वोल्वो बसेस को यात्रा के लिए रोडवेज द्वारा भेजा गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकृत 46 बुजुर्गों को इस यात्रा में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जो भी 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग यात्री तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, वे पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य बुजुर्गों का न केवल सम्मान करना है, बल्कि उनकी रुचि के अनुसार उन्हें धार्मिक यात्रा करवाना भी है। सरकार जो हरियाणा है, हरियाणा एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का ये दायित्व है कि वहाँ के निवासियों को जो बेस्ट सुविधाएं वो दे सके उसे देनी चाहिए। जनता सरकार क्या होती है, बाय द गवर्नमेंट, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। तो ये जितना काम जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की व्यवस्था के अंतर्गत सभी बुजुर्गों को अयोध्या की यात्रा जनता की मांग पर ही कराई जा रही है। तो आज जो है भिवानी से अभी बस रवाना हुई है, जिसमें लगभग 46 यात्री बैठे हुए थे। सरकार ने ये योजना बहुत अच्छी लगी है, जिस नागरिक को लिए तीर्थ यात्रा
जो उनके माँ बाप बूढ़े आदमी हैं जिनको सरकार घुमा रही है, इसके ऊपर क्या काम होगा? धर्म का काम सबसे बढ़िया धर्म का काम है। जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा सरकार ने चला रखी है, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा है। हमने इसका रजिस्ट्रेशन जनवरी में कराया था, लेकिन उस टाइम बीच में इलेक्शन आ गया। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ से फोन आया सीएम हाउस से कि आप जो है ना कि मई में इलेक्शन था, इस वजह से लेट हो गए। अब आप 25 तारीख को खाली कपड़े पहन के आना है, सब कुछ खर्चा सरकार का होगा, आना जाना खाना पीने ठहरना सब सरकार का होगा। एक वोल्वो बस हमने चंडीगढ़ डिपो से मंगवाई है। ये 51 सीटर बस है और ये फुली एसी है। इसमें हमारे 2 ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक हेल्पर रहेगा। ये 51 सीटर है, तो DPRO के अकॉर्डिंग 45-46 यात्री यहाँ से यात्रा करेंगे अयोध्या के लिए। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक तैयार की गई है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और उन बुजुर्ग लोगों के लिए है जिनकी एक तमन्ना होती है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, लेकिन वो किसी साधन के अभाव में या पैसे के अभाव में उनकी मनोकामना वो पूर्ण नहीं हो पाती। उसी को पूरा करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। इसमें पहले ऑनलाइन एक पंजीकरण होता है, उसमें जो पंजीकरण करवाते हैं उन्हीं नागरिकों को भेजा जाता है। ये वरिष्ठ नागरिक होते हैं। और अब एक खबर चलते चलते, आज के चलते चलते में हम युवाओं पर एक विचार लेकर आए हैं। विचार चिंतन और गंभीर विषय से जुड़ा है। हमें देश की युवा पीढ़ी का अवश्य विश्लेषण करते रहना चाहिए, क्योंकि आज का युवा भटकाव में है और सुगम रास्ता खोजने में लग गया है। यह स्थिति राष्ट्र के लिए शुभ नहीं कही जा सकती। आप भी हमारे द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपनी राय से हमें अवगत करवाएं। देखिए, आज के युवाओं की त्रासदी यह है कि उसके सपने बड़े हैं और प्रयास बहुत ही छोटे और कम। फिर भी युवा रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिन में ही लेने लगता है। हालात ऐसे बनते हैं कि युवा अवसाद में आ जाते हैं और धीरे धीरे नशे की चपेट में आ जाते हैं। युवा अगर थोड़ा शिक्षित होता है तो उसके सपने पूरे करने का रास्ता राजनीति में दिखाई देता है, और युवा अगर अति उत्साही होता है तो वो अपराध की दुनिया से जुड़ जाता है। अपराध की दुनिया के सरगना ऐसे युवाओं का माइंड वॉश कर अपराध में आगे धकेल देते हैं। लेकिन राजनीति की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। राजनीति में बड़े सपने देखने वाले युवकों का बड़े नेता शोषण करते हैं। बहुत कम युवक होंगे जो राजनीति को अपना करियर बनाने में सफल होते हैं, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद का दखल बढ़ता जा रहा है। जय हिंद सेना के मुखिया नवीन जय हिंद ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर युवाओं को सलाह दी है कि अगर आप किसी बड़े राजनीतिक परिवार से हों, या फिर आपके बाप दादा कोई MP MLA रहे हों, या आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो ही आपको राजनीति में आना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई MLA MP नहीं है तो युवाओं को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, ताकि आपके परिवार को परेशानियों का सामना न करना पड़े और ना ही आपके परिवार दोस्तों को किसी तरह का नुकसान हो। बेहतर है कि सामान्य वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले युवा अपना और परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई सम्मानजनक काम ले। जय हिंद की इस सलाह में कठोर सच्चाई छुपी है जो विचार योग्य है, क्योंकि आज का युवा तेजी से दिशा विहीन होता जा रहा है। देश के अखंड भविष्य के लिए आवश्यक है कि युवा राष्ट्र के प्रति समर्पित बने। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। CBLU के 11वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान। नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल, भटकते रहे मरीज। शिक्षा मंत्री ने SMC से मांगे सुझाव। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिया जाएगा ऋण। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भिवानी से बस रवाना, शिक्षा मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।